प्रदेश स्थानीय निर्वाचन हेतु नामांकन। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश, नियम, कानून को ही मान्य किया जावे। निर्वाचन की सूचना आयोग द्वारा विहित अनुसूची अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। सूचना में सम्मिलित होगा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान, अंतिम तिथि और समय, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का स्थान, तिथि और समय, अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, अंतिम तिथि और समय, मतदान यदि आवश्यक हुआ तो की तारीख और समय, काउंटिंग का स्थान, तारीख और समय। नगरीय निकाय के निर्वाचन की स्थिति में सूचना का प्रकाशन मतदान के लिए नियत दिनांक से कम 20 दिन पूर्व इन स्थानों के सूचना पटल पर अवश्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय, रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय, संबंधित नगरीय निकाय का कार्यालय। त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन की स्थिति में सूचना का प्रकाशन मतदान के लिए नियत दिनांक से कम 20 दिन पूर्व इन स्थानों के सूचना पटल पर अवश्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय और संबंधित पंचायत। निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ साथ प्रत्येक स्थान के मामले में जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति दर्शाते हुए निर्धारित प्रारूप में सूचना का भी प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। पंचायत निर्वाचन हेतु प्रारूप 3 का सरपंच या पंच पद हेतु, 3 खा जिला पंचायत सदस्य या जनपद पंचायत सदस्य हेतु, नगरीय निकाय निर्वाचन 2 का अध्यक्ष या महापौर हेतु और 2 का ही रहेगा पार्षद पद हेतु। विभिन्न नाम निर्देशन पत्र इस प्रकार होते हैं। पंच पद हेतु 4 का, सरपंच पद हेतु 4 खा, जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु 4 गा और जिला पंचायत सदस्य पद हेतु 4 घा। इसी प्रकार नगरीय निकाय निर्वाचन की स्थिति में पार्षद हेतु प्रारूप 3 और अध्यक्ष तथा महापौर पद हेतु भी प्रारूप 3। सार्वजनिक अवकाश क्या होता है? सार्वजनिक अवकाश से आशय है केवल उसी अवकाश दिवस से है जो कि राज्य शासन द्वारा अपने कार्यालयों के साथ साथ शासकीय कोषालयों एवं उप कोषालयों के लिए भी घोषित किया गया हो। यदि कोई अवकाश कोषालयों एवं उप कोषालयों के लिए नहीं है तो उसे सार्वजनिक अवकाश नहीं माना जाएगा, भले ही अन्य शासकीय कार्यालय के लिए वह अवकाश का दिन हो। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय प्रातः 10:30 बजे से पूर्वाह्न 3 बजे अपराह्न तक रहेगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिवस 3 बजे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में या जहां भी इसको जमा किया जाना हो वहां पर जितने व्यक्ति उपस्थित हों उन्हें उपस्थिति पर्ची दे दी जाएगी और उन्हीं व्यक्तियों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। अब हम देखते हैं नाम निर्देशन पत्र की संख्या क्या रहेगी व निक्षेप राशि क्या होगी। किसी पद के लिए कोई व्यक्ति अधिकतम 2 ही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा एक स्थान या पद के लिए 2 नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाएं, तो उससे 1 से अधिक निक्षेप की राशि प्राप्त नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 1 से अधिक पदों के लिए, ध्यान दें, यदि कोई व्यक्ति 1 से अधिक पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तब वह दोनों पदों के लिए निर्धारित निक्षेप की राशि जमा करेगा। नगरीय निकाय के निर्वाचन के मामले में निक्षेप की राशि होगी नगर परिषद के पार्षद पद के लिए 1000, नगर पालिका परिषद के पार्षद पद के लिए 3000, नगर पालिका निगम पार्षद पद के लिए 5000, नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 10,000, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 15,000 और नगर पालिका निगम के महापौर पद के लिए 20,000। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला कैंडिडेट्स के लिए निक्षेप की राशि का आधा भाग जमा करना होगा। त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन के मामले में निक्षेप राशि इस प्रकार रहेगी। पंच पद हेतु 400 रुपये, सरपंच पद हेतु 2000 रुपये,
जनपद पंचायत पद के सदस्य हेतु 4,000 रुपये, जिला पंचायत सदस्य पद हेतु 8,000 रुपये। यहाँ भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला कैंडिडेट्स के लिए निक्षेप की राशि का आधा भाग जमा करना होगा। शपथ पत्र या घोषणा पत्र। नगरीय निकाय के निर्वाचन के मामले में अध्यक्ष, महापौर, पार्षद को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन के मामले में केवल पंच पद को घोषणा पत्र, लेकिन सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक कैंडिडेट आपराधिक पूर्वत आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा करेगा। किसी लंबित आपराधिक मामले जिसमें वह आरोपित है और किसी निपटाए गए आपराधिक मामले जिसमें वह सिद्ध दोष ठहराया गया हो। जंगम तथा स्थावर संपत्ति जिसका वह स्वयं या उसका पति या पत्नी तथा उसके आश्रित बालक संयुक्तः या पृथकतः स्वामी या हितधारी हो। आश्रित बालक से अभिप्राय है ऐसे पुत्र या पुत्रियां जिनके पास उपार्जन का कोई पृथक साधन नहीं है और जो जीविका के लिए अभ्यर्थी पर पूर्णतः आश्रित हैं। किसी लोक वित्तीय संस्था के प्रति उसके दायित्व। लोक वित्तीय संस्था से अभिप्राय है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4(a) के अधीन कोई लोक वित्तीय संस्था और उसके अंतर्गत आता कोई बैंक। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रति उसके दायित्व। शैक्षणिक अर्हता जो वह रखता है शपथ पत्र में देगा। शपथ पत्र निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पर प्रस्तुत किया जाएगा। यह अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित व मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त या नोटरी के समक्ष शपित होगा। शपथ पत्र की प्रति मांगे जाने पर ₹1 प्रति पृष्ठ के मूल्य पर प्रदान की जाएगी। यदि कोई निर्वाचक किसी कैंडिडेट के शपथ पत्र पर दी गई जानकारी के विरुद्ध शपथ पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रति भी रिटर्निंग अधिकारी के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी और उसका प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। अब हम प्रस्तावक को समझते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन के मामले में पंच पद हेतु प्रस्तावक होंगे ग्राम के संबंधित वार्ड के मतदाता, सरपंच पद हेतु संबंधित ग्राम का मतदाता, जनपद पंचायत सदस्य हेतु खंड के भीतर किसी ग्राम का मतदाता, जिला पंचायत पद के सदस्य हेतु जिले के भीतर किसी ग्राम का मतदाता। नगरीय निकाय के निर्वाचन के मामले में अध्यक्ष या महापौर पद हेतु संबंधित नगर पालिका के किसी वार्ड का मतदाता, पार्षद पद हेतु संबंधित वार्ड का मतदाता। नाम निर्देशन पत्रों की प्रारंभिक जांच। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करते ही उस पर क्रमांक, प्राप्त करने की तारीख और समय अंकित किया जावे। साथ ही यह भी अंकित किया जावे कि नाम निर्देशन पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अर्थात कैंडिडेट द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा, और उनका नाम लिखा जाएगा। किसी कैंडिडेट के प्रथम नाम निर्देशन पत्र पर कोष्टक में 1 लिखा जावे। यदि कहीं अभ्यर्थी अपना दूसरा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे पूर्व का क्रमांक देकर कोष्टक में 2 अंकित कर दिया जावे। जैसे कोई व्यक्ति गा जो कि दूसरा अभ्यर्थी है के द्वारा पहला नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर तो उस पर क्रमांक लिखा जाएगा 2(1). यदि उसी अभ्यर्थी ने दूसरा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है तो उसका क्रमांक होगा 2(2). नाम निर्देशन पत्र में आप यह भी देखेंगे कि कैंडिडेट या उसका प्रस्तावक का मतदाता क्रमांक सही भरा गया है। इसकी जांच करेंगे। यदि ऐसा ना हो तो उसे त्रुटि सुधारने के लिए कहेंगे। नाम निर्देशन पत्र में ओवर राइटिंग हो तो प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे और उससे सत्यापित भी करवा लेंगे। यदि कैंडिडेट आरक्षित वर्ग से है तो संगत स्थान पर उसे अपनी जाति भरनी होगी और इसकी जांच कर लें और ना भरने पर उसे उस स्थिति को भरने के लिए कहें। नगरीय निकाय के मामले में नाम निर्देशन पत्र के क्रमांक 12 में अभ्यर्थी ने अपनी जन्म तिथि व क्रमांक 13 में उम्र भरी है या नहीं, उसकी जांच कर लें। क्रमांक 18 में वांछित प्रतीक चिन्हों का अधिमान क्रम भरा जाना है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें। क्रमांक 19 में कैंडिडेट जिस रूप में मतपत्र में अपना नाम अंकित करना चाहता है का लेख किया गया है। अभ्यर्थी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करावें कि इस प्रकार क्रमांक 20 में कैंडिडेट का नाम अंग्रेजी में लिखा जाना है।
कैंडिडेट के द्वारा जमा निक्षेप की रसीद आवेदन के साथ रखें। कैंडिडेट के द्वारा विहित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और शपथ पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति की है कि जांच करें। यदि शपथ पत्र के कॉलम की पूर्ति ना की हो तो ऐसा करने के लिए कहें। यहां तक कि यदि किसी कॉलम की जानकारी शून्य है तो उस कॉलम में निरंक शब्द अंकित किया जावे। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहें। नाम निर्देशन पत्र के साथ कैंडिडेट के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों का विवरण भी अंकित किया जाना है। कैंडिडेट इसे भरकर अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लगाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करते समय इसकी जांच कर लेनी चाहिए। रसीद मिलान सूची का प्रदान किया जाना। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर कैंडिडेट को विहित प्रारूप में रसीद प्रदान करेंगे। यह रसीद नाम निर्देशन पत्र के साथ छपी हुई है। इस रसीद में समीक्षा के लिए नियत दिनांक, समय तथा स्थान की सूचना दी जाती है। रसीद में कैंडिडेट के द्वारा जो दस्तावेज या अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं उनका उल्लेख किया गया है। जो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं वे कब तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं इसका भी उल्लेख है। महापौर अध्यक्ष पद के कैंडिडेट या उसके प्रस्तावक को नाम निर्देशन पत्र जमा करते ही निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित कागज पत्र निःशुल्क प्रदान किए जावेंगे। निर्वाचन व्यय लेखा संधारण और प्रस्तुति आदेश 2014, निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, निर्वाचन व्ययों के सार विवरण, निर्वाचन व्ययों के लेखों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाला शपथ पत्र। नाम निर्देशन पत्रों की दैनिक जानकारी। प्रतिदिन 3 बजे के बाद तैयार की जाने वाली जानकारियां। नगरीय निकाय के निर्वाचन के मामले में प्रारूप 4 में एक पंजी संधारित की जावे जिसमें नाम निर्देशन पत्र में वर्णित समस्त जानकारी को रखा जावे। नगरीय निकाय के निर्वाचन के मामले में ही प्रारूप 4 में सूचना का प्रकाशन एवं सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना है। नाम निर्देशन पत्रों का दैनिक विवरण भेजना, दैनिक जानकारी एवं नाम निर्देशन पत्र की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करना। नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु प्रारूप 4 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु जिस प्रारूप में हमको नाम निर्देशन पत्रों को दैनिक प्रतिवेदन भेजना है वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने की आखिरी तारीख को अंतिम नाम निर्देशन पत्र दाखिल हो चुकने के तुरंत बाद नाम निर्देशन पत्रों का समेकित विवरण तैयार करना चाहिए। ऑनलाइन नाम निर्देशन ओलिन आयोग द्वारा नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नाम निर्देशन के माध्यम से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अतिरिक्त सुविधा दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु सामान्यतः जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थियों को ओलिन के माध्यम से नाम निर्देशन पत्र भरने की अतिरिक्त सुविधा भी प्रदान की गई है। यह सुविधा अनिवार्य नहीं है, अभ्यर्थी स्वेच्छा से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा निर्वाचन हेतु किन किन पदों के लिए उपलब्ध की जा रही है व इस बाबत आयोग के नवीनतम निर्देशों का संदर्भ अवश्य लें। शपथ पत्र घोषणा पत्र। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिनांक 24 दिसंबर 2004 में स्पष्ट किया है कि शपथ पत्र या घोषणा पत्र के साथ किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है व संपत्ति वाले कॉलम में अनुमानित मूल्य लिखना है। इसके लिए किसी विशेषज्ञ से मूल्यांकन कराने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पंचायत के बकाया एवं पंचायत या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित घोषणा भी करनी है व इसके साथ किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति घोषणा पत्र की किसी तथ्य को चुनौती देता है तो उसे प्रमाणित करने का दायित्व भी आपत्तिकर्ता का है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश